हेलो। यस सर। आवाज सुनाई दे रही सबका अब? यस सर। जी। सो टेस्ट पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? सर। सर 2-3 नहीं हुए। 2-3 नहीं हुआ। सो हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो देख लो, आपने जो आपके जो क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया कुछ मिस्टेक किया हो तो देख लीजिए, ठीक सर है? वो एमएसक्यू का आंसर के में थोड़ा मिस्टेक है लगता है, वो सेकंड वाला क्वेश्चन, वो फ्लक्स। यस सर। देखते हैं, सारे Second. क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो क्या बोला गया। कंसीडर अ air-filled parallel plate capacitor with one plate connected to a spring having a force constant K, and the another plate L that fixed, and the system rest on a table top as shown in the figure. If the charge on the plates A and B are plus and minus Q respectively, then the expansion of spring क्या होना चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है। सो ऐसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो ऐसी प्लेट के टेबल के ऊपर रखा गया है, और टेबल के सर पे जो फ्रिक्शनलेस है, और ये प्लेट का नाम दिया गया है ये, और इस प्लेट का नाम दिया गया है बी, ठीक है? और क्या बोला गया यहाँ पे कि यहाँ पर है प्लस क्यू और यहाँ पर है माइनस क्यू। अगर हम चार्ज दें तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट का, स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के हो तो इसका एक्सपेंशन कितना हो गया, हमें फाइंड आउट करने बोला गया। कब? जब हम इस प्लेट में चार्ज देंगे, ठीक है? तो इस प्लेट से चार्ज देने से पहले क्या होंगे, स्प्रिंग जो है अपना रिलैक्सेशन पोजिशन पे रहेंगे। इस प्लेट का इस वाला जो प्लेट है ये फिक्स है, और ये जो है ये मूवेबल है। ये कनेक्टेड किसके थ्रू है? स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है यहाँ पे। सो अब क्या होंगे, देखो कि जैसे हम यहाँ पे चार्ज दे देंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर ये प्लेट मूवेबल हो तो क्या होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। एंड इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया भी ये गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया। सो हमें क्या पूछा गया यहाँ पे कि स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होगा, हमें एक्सपेंशन कितना होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होंगे, देखो जैसे हमने यहाँ पर चार्ज देंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग है, अगर ये प्लेट मूवेबल है तो ये प्लेट इस बराबर मूव करने लगेगी। जैसे मूव करने लगेगी, स्प्रिंग में कनेक्टेड है तो इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स होगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन पे होंगे, और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेंगे। सो दैट एट इक्विलिब्रियम, जब तक ये दोनों फोर्स इक्वल ना हो जाए तब तक क्या होंगे, ये जो प्लेट है इस प्लेट का मूवमेंट होगा, और जैसे इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट पर क्या होंगे, रेस्ट पे रहेंगे। तो हमें इस एक्सपेंशन कितना होंगे, हमें फाइंड आउट करने बोला गया यहाँ पे। सो यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, और ये प्लेट अगर मूवेबल है तो मान लेते हैं हम क्या, इसका रिलैक्सेशन पोजिशन से एक्स डिस्टेंस से एक्सपांड होंगे स्प्रिंग का, ठीक है? तो स्प्रिंग का एक्सपेंशन अगर से एक्स हो तो इस प्लेट के ऊपर इस बराबर रिंग के वजह से, स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लगेंगे, इस फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, के इंटू एक्स, ठीक है? के इंटू एक्स। और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच में फोर्स क्या होना चाहिए? तो उसके लिए देखो, अगर आप ये चार्ज यहाँ पर प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट और इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप ये मान लोगे तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, क्यू बाई के।
सो यहाँ पर अगर क्यू ए बाई ए हो और यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर माइनस क्यू बाई है, यहाँ पर प्लस क्यू बाई होंगे, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए होगा। तो आप किसी कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर चार्ज अगर क्यू बाई ए हो तो इसके ऊपर प्रेशर कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो अगर आप उस प्रेशर के साथ इसका एरिया मल्टीपल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि इस कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर टोटल कितना फोर्स होंगे। So the force between two plates is equals to क्या लिखोगे कि सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट into one of them area। So यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू क्या पुट करेंगे हमें Q, so Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और एक कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये होंगे क्या आपका दो प्लेट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। सो ये प्लेट फिक्स है तो इस प्लेट के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे इस प्लेट की वजह से ये इतना होगा और सेम इस प्लेट की वजह से इसके ऊपर भी फोर्स इतना ही होंगे, बट ये प्लेट फिक्स है तो इसका मूवमेंट नहीं होंगे, सिर्फ इसका ही मोशन होगा इस बराबर। सो अगर ये इस बराबर मूव करे तो इसके वजह से एक रेस्टोरिंग फोर्स होगा। सो मान लेते हैं कि अगर से ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का अगर एक्सटेंशन एक्स हो तब जो रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होंगे रेस्टोरिंग फोर्स, इस एफ का वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ विल बी के इंटू एक्स और ये इस डायरेक्शन पे होंगे। सो एट इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एट इक्विलिब्रियम k into x must be equals to q square divided by 2 एप्सिलॉन नॉट k। तो यहाँ से आप x का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सो x इक्वल्स टू होंगे q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट k। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, ऑप्शन बी। सर इसको फोर्स के बिना के वो प्रेशर के हिसाब से ना देख के फोर्स के हिसाब से भी देख सकते हैं ना कि क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फोर्स है तो क्यू इनटू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट फोर्स होगा, उससे भी यही आएंगे। ठीक है, यस इसमें करेक्ट आंसर ए बताया गया है। ए बताया है आंसर। वो गलत है, उन्होंने जब वहाँ पे एंटर करने के लिए गलत कर दिया, एक दो क्वेश्चंस पर और भी गलत करके रखा है। इसका करेक्ट आंसर सर लेकिन मेरा आंसर तो ए आया सर वैसे करके। ये आंसर है तो गलत है, बी होगा आंसर। ठीक है सर मैंने थोड़ा अलग मेथड से किया है। किसी भी मर्ज से करो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से किए होंगे तो आपको एवरेज लेना पड़ेंगे यहाँ पे ना। सर एवरेज ये निकालेगा क्या सर, एनर्जी एवरेज क्यों लेना पड़ेगा? सर एनर्जी से कर सकते हैं हम। एनर्जी से भी करोगे यही आंसर आएगा। यस सर सर। एवरेज क्यों लेना पड़ेगा? किसी से भी करो करेक्ट आंसर यही आएंगे। सर लेकिन वैसे तो बाई 2 तो नहीं आएगा सर। अगर फोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से देखेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ई फील्ड है तो क्यू इनटू ई फोर्स है तो क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू केएक्स, तो बाई 2 नहीं आएगा। बाई 2? बाई 2 फिर तो नहीं आएगा सर। अच्छा बाई 2 नहीं आएंगे, क्यों? सर कैपेसिटर के अंदर फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है और एक प्लेट के ऊपर फोर्स तो क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा अगर ये चार्ज यहाँ से हम हटा दे तब भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा क्या? सर रहेगा, लेकिन हम लोग तो फोर्स एक ही प्लेट पे देख रहे हैं। नहीं ये बता, यहाँ पर अगर चार्ज ना रहे तब वो रहेगा क्या नहीं? इतना आंसर बता दो। नहीं रहेगा सर। नहीं रहेंगे ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के लिए, इसमें चार्ज इंड्यूस होने के लिए यहाँ पर चार्ज होना भी जरूरी है। यस सर। हाँ तो इसीलिए आपको यहाँ पे एवरेज करना पड़ता है, तो इस एवरेज से एक हाफ फैक्टर मल्टीपल हो जाता है। अगर ऐसे सोच सकते तो ठीक है, अदरवाइज प्रेशर से करो, एनर्जी कंजर्वेशन से करो, सब में सेम आंसर आएंगे। सर यहाँ पर समझाइए हाफ फैक्टर क्या? सर और एक बार वो समझा दीजिए, वो हाफ फैक्टर क्यों है? यहाँ पे अगर ये चार्ज हटा दोगे तो यहाँ पर चार्ज नहीं रहेगा ना। यस सर। हाँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के लिए इस चार्ज का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा यस सर। एक दूसरे के बीच में, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इसके इफेक्ट लेने के लिए इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एवरेज आउट करना पड़ेंगे जब आप फोर्स फाइंड आउट करोगे तो। ओके सर।
हेलो सर। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन रूल से सॉल्व करोगे इसे, ठीक है, वहां पर भी एक हाफ फैक्टर आता है। सो इसीलिए आपको हाफ फैक्टर यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा। बस प्रेशर का फॉर्म से भी देखो हाफ फैक्टर आ रहा है ना यहाँ पे। हेलो सर। सर एनर्जी से हाफ नहीं आ अरे रही। यार क्या हुआ है? सर अट्रैक्टिव फोर्स चिपकता क्यों नहीं है? जोर से बोलो थोड़ा। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो फिर सट क्यों नहीं जाता है दोनों प्लेट वैसा? यहाँ पे जब हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आपने जो प्लेट देखे होंगे, क्या वो दोनों प्लेट ऐसे एआर पे रहते हैं? जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने देखे होंगे आज तक, नो सर। उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहते हैं ना, इसीलिए आपस में चिपक नहीं सकता है। बट यहाँ पर फ्री स्पेस में है तो यहाँ फोर्स निकाल रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक का तो कोई जिक्र नहीं किए। अरे भाई इस केस में नहीं, इसीलिए तो स्प्रिंग कनेक्टेड है। तो स्प्रिंग की वजह से रेस्टोरिंग फोर्स भी तो इधर लग रहा है ना। यस सर। हाँ, तो क्या चिपक जाएंगे जाके? इधर ना फोर्स लगता तब जाके चिपक जाता। सर यहाँ पर से जो सर प्रेशर इसको लग इधर रहा है, नीचे करने पर सर यहाँ पे सर जो प्रेशर लग रहा है सर, वो एक प्लेट की वजह से उसी पे ही प्रेशर लग रहा है क्या? इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको एवरेज आउट करके पढ़ेंगे। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर होंगे इस केस में, ठीक है। और उसके वजह से अगर आप इसका जो चार्ज है इससे अगर मल्टीपल करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, तो वहाँ से जो इसमें प्रेशर आएंगे क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर जब चार्ज होता था ऐसे, तब भी इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तब तो आपने नहीं बोला कि सर इसका खुद के चार्ज की वजह से कैसे प्रेशर लगा। सर आ गया तो हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर पेपर सबमिट नहीं हो रहा है सर, हाफ आवर से सर सबमिटिंग लिख रहा है, क्या करें? मैं बताता हूँ ऑफिस में जाके, कुछ प्रॉब्लम हुए होंगे, क्या कर सकते हैं। सर कट कर दूं या उसी पे छोड़ दूं? क्या? सर कट कर दूं या छोड़ दूं? कट कर दो तो ना छोड़ दो सर मतलब? बैक कर लूं? सर बैक कर लूं या सबमिटिंग पे ही छोड़ा रखूं? अच्छा अभी आपका सबमिट नहीं हो रहा है, टेस्ट अभी भी चल रहा है क्या? नो सर, सर 30 मिनट से लोड सबमिटिंग लिख रहा है जब से सबमिट किया हूं मैं। वो हो गया होंगे, ठीक है, कुछ इंटरनेट के इश्यू की वजह से सबमिट नहीं देखा होंगे आपको, छोड़ दीजिए आप। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि कंसीडर 2 concentric spherical conducting cell centered at origin. Outer radius of the inner conductor is Ra, and the inner radius of outer conductor is Rb, and the region R1 or R is charge free. There is no free charge in this region. If V equals to V naught at R equals to Ra and V equals to 0 at R equals to Rb, then the surface charge density in the inner surface of the outer conductor. Okay. So यहाँ पर ऐसी दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल हमें गिवन है। एक का रेडियस हमें गिवन है आर है, दूसरे का रेडियस हमें गिवन है आर बी, और क्या इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल हमें गिवन है वी नॉट, और इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या गिवन है 0। ठीक है, पोटेंशियल क्या है 0। सो हमें पूछा क्या गया है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर कंडक्टर। सो ये जो आउटर कंडक्टर इसका इनर सरफेस में कुछ चार्ज होना चाहिए, उस चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर चार्ज क्यों इंड्यूस होंगे, क्योंकि देखो इस प्लेट के ऊपर वोल्टेज है वी नॉट। सो अगर पॉजिटिव वोल्टेज वी नॉट हो तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज दे गया, पॉजिटिव चार्ज दे गया कुछ, है ना। सो एक कंडक्टिंग सेल के ऊपर अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तभी यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर अगर कुछ चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ऐसे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर का इनर सरफेस में कुछ चार्ज इंड्यूस होंगे। सो हमें उस चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या बोला गया कि ये जो आर ए आर बी है इनके बीच में कोई भी फ्री चार्ज नहीं है।
सो इस रीजन पे अगर कोई भी फ्री चार्ज नहीं है तो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। एंड लैप्लास इक्वेशन से अगर हम देखें तो यहाँ पे शेप आर बराबर पोटेंशियल चेंज हो रहा है, यहाँ पर है वी नॉट, यहाँ पर है वी नॉट जीरो। सो लैप्लास इक्वेशंस का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो लैप्लास इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन से अगर हम देखें तो वी आर इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, सम कांस्टेंट ए डिवाइडेड बाय आर प्लस वी, ठीक है, माइनस ए आर डिवाइडेड बाय वी। ये क्या होंगे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल। अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, E इज इक्वल्स टू क्या करना हमें, डेल वी बाई डेल आर विथ अ नेगेटिव साइन। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप फाइंड आउट करोगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर एक माइनस, से माइनस माइनस क्या होना चाहिए, प्लस हो जाएंगे। और इससे जब डिफरेंशिएट करोगे और एक माइनस आएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें, ये डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना सही है। रिड्यूस चार्ज से भी कर। अच्छा, यहाँ पर प्लस आता है कि नहीं माइनस आता है, माइनस होता है। लैप्लास इक्वेशन में माइनस ही आता है ना, ठीक है। चलो सो इसे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और एक नेगेटिव साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस। सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सो अब अगर ये इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, इस रीजन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सो आप बताइए कि आउटर जो सेल है, आउटर सेल पे इनर सरफेस में कितना चार्ज होना चाहिए, हम कैसे कैलकुलेट करें। इस सरफेस के ऊपर अगर से सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा हो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, सिग्मा बाई एप्सिलॉन स्क्वायर। हाँ, सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस सरफेस, आप इनर सरफेस में हो तो इस सरफेस के ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करोगे, किस डायरेक्शन पे जाएगा, इस सरफेस के ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे किस डायरेक्शन पे जाएंगे, रेडियली आउट, रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड, इनवर्ड। सो यहाँ पे क्या लिखोगे कि माइनस आर कैप इज इक्वल्स टू माइनस ए डिवाइडेड बाय इस सरफेस के ऊपर, अच्छा एक मिनट, सरफेस चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर, हाँ ठीक है, आउटर सरफेस के ऊपर। तो इस सरफेस के ऊपर आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस फील्ड अकॉर्डिंग अगर हम इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें इनर सरफेस में तो क्या लिखेंगे हम, आर बी स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये आर कैप दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, सिग्मा इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव कैसे आ गया, सिग्मा का वैल्यू पॉजिटिव है ना, फिगर में तो मैं नेगेटिव ड्रॉ करके इनर सरफेस सर ए तो वैल्यू यहाँ पे तो नेगेटिव है ना। एक्चुअली ये अगर आप बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट करोगे जो आपको लैप्लास इक्वेशन में सिखाया गया था, ए का वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें दो बाउंड्री कंडीशंस यूज करना पड़ेंगे। दो बाउंड्री कंडीशन क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, कि पोटेंशियल जीरो किस पॉइंट पे, एट आर इक्वल्स टू बी पे, सो एंड एट आर इक्वल्स टू ए पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या गिवन है हमें, वी नॉट गिवन है। सो वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ए डिवाइडेड बाय आर ए प्लस बी, एंड पोटेंशियल इज जीरो एट आर इक्वल्स टू आर बी, सो माइनस ए डिवाइडेड बाय आर बी प्लस बी। सो अब इन दोनों से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओनली ये फाइंड आउट करना है। सो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ऑप्शन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, तो ये बी बी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। तो हमें क्या मिलना चाहिए कि वी नॉट इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस आर बी माइनस 1 बाई आर ए, ठीक है, 1 प्लस आर बी माइनस 1 बाई आर ए। तो यहाँ से आप
ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो ए इज इक्वल्स टू हमें मिलेंगे क्या, वी नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए। ठीक है, 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए। तो इस ए का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हमें क्या मिलेंगे, एप्सिलॉन नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर बी माइनस 1 बाय आर ए। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू अभी भी आपको पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है ना? यहाँ पे आर बी और आर में इस क्वांटिटी का वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होंगे? नेगेटिव नेगेटिव होंगे ना। यहाँ पे 1 बाई आर बी एंड 1 माइनस 1 बाई आर ए। एंड इस फिगर से देख सकते हो कि आर ए विल बी लेस देन आर बी। सो ये जो क्वांटिटी नेगेटिव होंगे तो सिग्मा का वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, सर इसको कैपेसिटर जैसा मान के करने से और धीरे मतलब जल्दी हो जाएगा सर? हाँ उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सर इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम पूछना था, लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम था। क्या सर इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम है? सर आउटर मोस्ट स्फीयर के सर बोल रहा था कि इनर रेडियस, सर वही समझ में नहीं। इनर रेडियस कैसे बोल रहा है? ये सेल ठीक है, थीन है, तो यहाँ पे इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों सेम होंगे। तो यहाँ से लेके इस सरफेस का डिस्टेंस ये आपको आर ए गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस आर बी गिवन है। अब सो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखोगे? ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला गया है। टू होमोजेनियस cylindrical dielectric region 1 is less than 4 centimeter, region 2 is greater than 4 centimeter, have a dielectric constant 3.5 and 1.5 respectively. If the displacement vector in region 2 is this, then displacement vector d1 मतलब in region 1 पे क्या होना चाहिए हमें फाइंड आउट करना है। सो ये एक सिलिंड्रिकल रीजन मान लो, इसे रीजन 1 मान लीजिए, ये मान लो तो इसे कॉमन एक्सिस है। सो ये रीजन 1 और इसके बाहर और एक रीजन है, ये मान लो रीजन 2। ठीक है, रीजन 1 एंड रीजन 2। सो यहाँ पे ये जो सिलेंडर का जो कार्व सरफेस होगा, कार्व सरफेस इस केस में क्या होगा, दोनों मीडियम का इंटरफेस। ठीक है, दोनों मीडियम का इंटरफेस। सो अगर मैं एक लाइन बराबर देखूं कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होंगे, दो मीडियम का इंटरफेस। ठीक है, सो अगर ये दो मीडियम का इंटरफेस हो तो इस केस में जो आपका एन कैप होंगे दो मीडियम का इंटरफेस में, इस एन कैप किस डायरेक्शन पे लिखोगे? नॉर्मली आउटवर्ड। नॉर्मली आउटवर्ड कौन सा डायरेक्शन होगा यहाँ पे? आर कैप। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे कर्व सरफेस के ऊपर आर कैप होगा, है ना। सो यहाँ पे ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है एंड रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। सो मतलब यहाँ से ये जो रेडियस है ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो लेस देन 4 सेंटीमीटर मतलब रीजन 1 है, ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर मतलब रीजन 2 है। अब हमें यहाँ पे D2 गिवन है, D2 इज इक्वल्स टू 12 आर कैफ माइनस 6 फाई कैफ प्लस 9 जेड कैप। ठीक है, प्लस 9 जेड कैप एंड D1। अच्छा यहाँ पे और भी गिवन है, दो मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मीडियम 1 का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है 3.5, मीडियम 2 का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है 1.5। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया, या अगर D2 हो तो D1 का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे कार्व सरफेस इंटरफेस के ऊपर एन कैप क्या लिखेंगे, आर कैप। जो ये अगर आर कैप हो तो सेकेंड रीजन पे D2 का नॉर्मल कंपोनेंट क्या मिलना चाहिए हमें, 12 12 ही होगा। एंड टेंजेंट कंपोनेंट
-6 क्या प्लस 9 z -6 कैफ प्लस 9 z कैफ। ठीक है, ये होगा आपका टेंजेंट कंपोनेंट। और क्या है यहाँ पे इंटरफेस में फ्रीज चार्ज के बारे में कुछ बताया गया है? कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम इन जनरल क्या मानेंगे, सिग्मा फ्री इज 0। ठीक है, क्वेश्चंस पे अगर सिग्मा फ्री के बारे में कुछ नहीं गिवन रहे, हमें क्लास में बताया था, हमेशा हम क्या मानेंगे कि इंटरफेस इज चार्ज फ्री। सो अगर इंटरफेस चार्ज फ्री हो तब दो बाउंड्री कंडीशन क्या होना चाहिए, d1n इज इक्वल्स टू d2n, d2n। सो d2n का वैल्यू 12 है, सो d1 का नॉर्मल कंपोनेंट भी क्या होगा, 12 भी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए बी सी में से अगर देखोगे सी और डी में जो है माइनस आर कैप लिखा गया है, सो ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी रहेगा ए और बी। ए और बी का वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेंगे। सो यहाँ पर अगर आप टेंजेंट कंपोनेंट फाइंड आउट करने चाहोगे तो टेंजेंट कंपोनेंट पे कौन सा कंडीशन आता है कि E1 टेंजेंट इज इक्वल्स टू E2 टेंजेंट, एंड E1 टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ D में लिखेंगे तो D1 टेंजेंट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू D2 टेंजेंट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, D1 टेंजेंट फाइंड आउट करना है। सो D1 टेंजेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2 इंटू D2 टेंजेंट, और D2 टेंजेंट का वैल्यू है -6 फाई कैफ प्लस 9 z कैफ। सो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। सो एप्सिलॉन 1 इज 3.5 डिवाइड इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। सो 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू -6 फाई कैफ प्लस 9 z कैफ। अब इसे कैलकुलेट करके बताओ क्या होना चाहिए। -14 फाई कैप प्लस 21 जे कैप, -14 फाई कैफ प्लस 21 जेड कैप, प्लस 21 z कैफ। सो ये आपका D2 का टेंजेंट कंपोनेंट मिल गया। सो फाइनली हम यहाँ पे D1 क्या लिखेंगे, D1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 12 r कैफ -14 फाई कैफ प्लस 21 z कैफ। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए सर? हाँ, यहाँ पर सर मैंने केवल जेड कैप से सर उसका टेंजेंट निकाला था, टेंजेंट कंपोनेंट। क्या करने के लिए, टेंजेंट कंपोनेंट सर इलेक्ट्रिक फील्ड का सर मैंने केवल जेड कंपोनेंट से निकाला था जो डिस्प्लेसमेंट का है। क्यों फाई कंपोनेंट टेंजेंट नहीं होगा कर्व सरफेस के होगा, ऊपर? लेकिन उसको सर छोड़ दिए थे। ऐसे कि सर टेंजेंट है तो दोनों में आंसर। यहाँ पे अगर दोनों का टेंजेंट कंपोनेंट मान लो इन दोनों कंपोनेंट पे, अच्छा तो आप 21 आया था सर उसका। दोनों पे अगर प्लस माइनस रहता तब क्या करते हो? यहाँ पे एक में प्लस एक में माइनस दे दिया, इसीलिए आपने हो गया आपका। मतलब दोनों पे प्लस रहता तब आप क्या टिक करते हैं यहाँ से? दोनों में प्लस मतलब आपने सिर्फ जेड कंपोनेंट फाइंड आउट किया और उसके साथ आपका मैच कर गया, ऑप्शन नहीं है ना। टेंजेंट कंपोनेंट आपने सिर्फ जेड कंपोनेंट माना ना। यस सर। तो उससे आपका सिर्फ ये जेड कंपोनेंट आ गया। फाई कंपोनेंट कहाँ से मिलेगा आपको? सर उसको भी निकालना पड़ेगा। उसको भी अलग से निकालोगे क्या? फाई भी तो टेंजेंट ही होगा ना यहाँ पे। यस सर। जैसे एक्स वाई प्लेन होता है तो जेड अगर उसके साथ परपेंडिकुलर है तो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का टेंजेंट नहीं होता है, तो आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अलग अलग फाइंड आउट करते हो क्या? सर मैंने सोचा कि दोनों टेंजेंट है तो एक टेंजेंट से काम, एक टेंजेंट क्या होंगे, जेड वाला कंपोनेंट से काम चल जाएगा। जेड वाला कंपोनेंट से काम नहीं चलेगा, दोनों ही कंपोनेंट देखना पड़ेगा हमें। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला गया है। A dielectric sphere of radius r whose center is at origin and carries a polarization p equals to p naught x cap, where p naught is constant. The net bound charge on the dielectric sphere क्या होना चाहिए? अच्छा, नेट बाउंड सरफेस चार्ज बोला गया, नेट बाउंड चार्ज नहीं।
क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें एक डायलेक्ट्रिक स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस हमें गिवन है कैपिटल आर, और ओरिजिन हमें बता दिया गया कहाँ पर है, सेंटर पे, डायलेक्ट्रिक स्फीयर का सेंटर पे। तो ऐसे एक डायलेक्ट्रिक स्फीयर है, इसका रेडियस हमें गिवन है कैपिटल आर। अब हमें क्या बोला गया है कि इस डायलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन वेक्टर पी हमें गिवन है, पी इक्वल्स टू पी नॉट एक्स आई कैप, ठीक है, पी नॉट एक्स आई कैप, वेयर पी नॉट इज ए कांस्टेंट एंड आई कैप इज यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पे बोला गया कि नेट बाउंड सरफेस चार्ज ऑन द डायलेक्ट्रिक स्फीयर। तो स्फीयर के ऊपर अगर हमें बाउंड चार्ज फाइंड आउट करना, बाउंड सरफेस चार्ज फाइंड आउट करना, तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी डॉट एन कैप। एन कैप क्या लिखोगे यहाँ पे, आर कैप। आप यहाँ पर तो आई कैप में और यहाँ पर आर कैप में, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या करना पड़ेगा, हमें आर कैप को इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप में लिखना पड़ेंगे। सो अगर आप लिखोगे तो फाइनली देखो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे कि पी नॉट एक्स कैप, आई कैप, और आर को यहाँ पे लिखोगे क्या आएंगे, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप एंड कॉस थीटा के कैप। सो इस आई कंपोनेंट के साथ जब जे कंपोनेंट के कंपोनेंट प्रोडक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट हो गए हैं। आवाज नहीं आ रही। सो ये होगा आपका पी नॉट एक्स, और इसके आर का सेप आई कंपोनेंट आपको यहाँ पे मल्टीपल करने पड़ेंगे। तो आर कंपोनेंट क्या होंगे यहाँ पे, साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, साइन थीटा कॉस फाई। अब देखो इस सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे एक्स का वैल्यू आर साइन थीटा। सो पी नॉट आर साइन थीटा कॉस फाई इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये होगा क्या आपका सिग्मा बी का वैल्यू। तो इससे अगर आप थोड़े से सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको क्या मिलेंगे, पी नॉट आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। सो आपको टोटल बाउंड सरफेस चार्ज पूछा गया है, टोटल बाउंड सरफेस चार्ज QBS इक्वल्स टू क्या लिखोगे, सिग्मा के साथ एलिमेंटल एरिया मल्टीपल कर दो। सो पी नॉट सरफेस एरिया में क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये जाएगा आर क्यूब, और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा
एंड cos स्क्वायर फाई डी फाई। अब कंप्लीट स्फीयर के लिए थीटा का लिमिट क्या लिखोगे? 0 टू फाई, और फाई का लिमिट 0 टू 2 पाई। सो यहाँ से आपको क्या मिलना चाहिए? पी नॉट आर क्यूब, और इस साइन क्यूब थीटा का 0 टू पाई तक इंटीग्रेट करोगे, क्या मिलना चाहिए वैल्यू? 4/3 4 पाई बाई 3 4/3 एंड cos स्क्वायर फाई को 0 टू 2 पाई तक इंटीग्रेट करोगे, क्या मिलना चाहिए? पाई। पाई। ठीक है, सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर 4 पाई पी नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सर इसे मैंने दूसरे मेथड से किया है। हाँ, इससे अगर आप डाइवर्जेंस फाइंड आउट करके पहले रो भी फाइंड आउट कर लो और वहां से भी कैलकुलेट करोगे, यही आंसर आएंगे। ठीक है, बट वहां पे क्या होंगे, जब आप बाउंड वॉल्यूम चार्ज कैलकुलेट करोगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, एंड टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सरफेस बाउंड चार्ज पूछा गया है तो बाउंड चार्ज के साथ एक नेगेटिव साइन मल्टीपल करना पड़ेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखोगे? ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला गया है कि 3 spherical conductor S1, S2, S3 of radius A, B and C are arranged concentrically. S1 and S2 are connected and S3 is grounded. The equivalent capacitance of the system क्या होना चाहिए? सर S1 and S2 is connected का मतलब समझ में नहीं आया। S1 S2 का कनेक्टेड का मतलब क्या? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दो बॉडी कनेक्टेड है का मतलब क्या है? सर अगर कनेक्टेड होगा तो चार्ज कैसे स्टोर करेगा? चार्ज स्टोर ही नहीं करेगा फिर तो। हाँ, यही तो क्वेश्चन है एक्चुअली। सो एक सरफेस है, ये दूसरे सरफेस है, और ये तीसरा सरफेस है, ऐसे ही गिवन है। हमें नाम क्या दिया गया है? इससे हम बोलेंगे S1, S2 एंड S3। अब हमें क्या बोला गया यहाँ पे कि हम S1 जो है connected, S1 and S2 is connected and S3 जो है ये ग्राउंडेड है। ठीक है, सो अगर S3 ग्राउंडेड है और इस सिस्टम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ अगर आपको ट्रीट करना है, कैपेसिटेंस पूछा गया इक्वल सिस्टम, तो यहाँ पर चार्ज किस में दोगे? इनर वाला सरफेस में। तो चाहे आप इसमें दो और चाहे आप इसमें दो, बट ये दोनों अगर आपस में कनेक्टेड रहे सो दे विल बिहेव लाइक एज ए सेम कंडक्टर, है ना। दोनों कंडक्टर का अगर हम कनेक्ट कर दे तो इससे पहले बोला था दे विल फॉर्म इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेम कंडक्टर जैसी बिहेव करेंगे। सो अगर हम ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो चाहे यहाँ पर चार्ज दो, भाई यहाँ पर चार्ज देंगे तो यहाँ पर ही रहेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी चार्ज दूं तो ये चार्ज कहाँ पर आ जाएंगे? इस वायर के थ्रू फ्लो होकर डिवाइड हो सरफेस में आ जाएंगे। तो सारे जो चार्ज है वो इसी सरफेस में ही रहेंगे यहाँ पे। सर डिवाइड नहीं, अंदर और बाहर डिवाइड नहीं होगा? कुछ नहीं होंगे। अगर ये दोनों यहाँ पे ये ग्राउंडेड नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी अमाउंट ऑफ चार्ज दोगे और कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे, हमेशा ये चार्ज क्या होंगे? आउटर सरफेस में आ जाएंगे। ठीक है, सो ये अगर सारे चार्ज आउटर सरफेस में आ जाए तब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? 0। सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? 0। और इसके वजह से यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, जितना अमाउंट ऑफ हम में चार्ज देंगे, और एक ग्राउंडेड है तो आउटर सरफेस में जो भी चार्ज है वो 0 हो जाएंगे। तो आउटसाइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? 0। सो यहाँ पे क्या होंगे? ये जो दो प्लेट है दे विल बिहेव लाइक एक्चुअली स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। सो ये पोर्शन अगर स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की तरफ बिहेव करेंगे, हमें इसका रेडियस गिवन है B और इसका रेडियस गिवन है हमें C। तो अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? अच्छा C नहीं, A, B एंड D गिवन है। सो अगर आपका D हो, सो बताओ कैपेसिटेंस क्या लिखोगे? एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे तो C इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 4 एप्सिलॉन नॉट VD डिवाइडेड बाय D माइनस B। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये कंप्लीट जो स्फीयर है ये स्फीयर बिहेव करेंगे क्या? एक यहाँ से लेके यहाँ पोर्शन, ये पोर्शंस बिहेव करेंगे
सॉलिड कंडक्ट बॉडी। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन बिहेव करेंगे क्या एज ए कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की तरफ। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, जैसे एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है जिसका इनर रेडियस अगर ए हो, आउटर रेडियस बी हो, तो हम कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं उसका, और आउटर सरफेस ग्राउंडेड हो, इनर सरफेस में अगर चार्ज देंगे तो हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी डी डिवाइडेड ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, आउटर सरफेस का रेडियस माइनस इनर सरफेस का रेडियस होता है। तो यहाँ पे ये दोनों सरफेस अगर कैपेसिटर की तरफ बिहेव करेंगे, यहाँ पे आउटर सरफेस डी होगा और इनर सरफेस बी होंगे। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी डी डिवाइडेड बाई डी माइनस बी, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। सर हाँ सर इसको चार्ज सर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा दोनों को, चार्ज सर चार्ज दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इनर सेल पे भी आउटर सेल पे भी। सर आउटर सेल पे कैसे है, क्या सर इस पर किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पे हम कुछ भी चार्ज देता है तो कहाँ पर लाई करता है, आउटर सेल पे। आउटर सरफेस में। तो ये अगर दोनों अगर सेम बॉडी जैसी बिहेव करे तो इसके लिए आउटर सरफेस कौन सा है, ये है ना। यस सर उसमें ये तो हाँ। बोला नहीं है सर कनेक्टेड किसके थ्रू है सर, तो कनेक्टेड बोला या नहीं बोला गया, कनेक्टेड है, S1 S2 आर कनेक्टेड बोला गया ना। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला गया है। कंसीडर ए वेक्टर फील्ड गिवन बाय F is equals to A divided by S into S cap and B divided by S into Z cap and represent us where S phi Z represent the cylindrical coordinate. For the value of AB, will this represent an electrostatic field? So क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें एक फील्ड गिवन है, बेसिकली कुछ इस तरीके से गिवन है कि F is equals to A divided by S cap, B divided by S Z cap, where this S phi and Z are cylindrical coordinate. So यहाँ पर रो इन जनरल हम रो लिखता है ना जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पे एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कराया गया, एस से रिप्रेजेंट कराया गया। अब हमें पूछा गया क्या, यहाँ पर ए और बी के किस वैल्यू के वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, दिस जो फील्ड हमें गिवन है, दिस फील्ड विल रिप्रेजेंट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होने के लिए इसका कर्ल क्या होना चाहिए, जीरो। सो कर्ल ऑफ एफ शुड बी जीरो। अब यहाँ पे किस कोऑर्डिनेट पे गिवन है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे गिवन है, तो हमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 by h1 h2 h3। सो यहाँ पे h1 h2 h3 क्या होंगे, 1 by s, और यहाँ पर होंगे s कैप, s phi कैप एंड z कैप। इसमें होंगे डेल बाई डेल s, डेल बाई डेल phi, डेल बाई डेल z। अब a कंपोनेंट फर्स्ट r कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पे r कंपोनेंट क्या गिवन है, a by s। सेकेंड क्या होंगे h2 इंटू v वेक्टर है ना, और यहाँ पे फाइव कंपोनेंट और जीरो है तो जीरो कर दीजिए। एंड z कंपोनेंट साथ का हम क्या मल्टीपल करेंगे, h3 इज 1, सो b बाई s। सो ये होगा आपका। तो अब इसको आपको क्या करना है, कर्ल फाइंड आउट करना है। तो इसका कर्ल फाइंड आउट करोगे तो देखो इस वाला को अगर हम देखें, इसका s कंपोनेंट फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो। फाइव कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे तो इससे हमें z का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इससे हमें s का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, -b/s। तो s कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेंगे 5 कैप इनटू, जब हम 5 कैप फाइंड आउट करेंगे तो पहले इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 माइनस इस वाला टर्म को हमने s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, b डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। ठीक है, b डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। इसके बाद z कंपोनेंट फाइंड आउट करो तो क्या मिलना चाहिए हमें, जीरो। तो z कंपोनेंट जीरो, तो ये होगा जीरो होना चाहिए। सो अब देखो अगर इस कंपोनेंट को जीरो होना है तो b का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। सो b अगर जीरो हो तभी जाके क्या होंगे, ये जो फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल क्या मिलेंगे हमें, हमेशा जीरो मिलेंगे। और a का वैल्यू क्या होना चाहिए,
ए का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ए का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 0 से लेके 1000 कुछ भी पुट करो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, हर के लिए वैलिड होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ए कुड बी एनीथिंग एंड बी शुड बी 0। सो ए कैन हैव एनी वैल्यू एंड बी विल बी 0। तो ऑप्शन डी क्या होना चाहिए? करेक्ट। करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला गया है। Consider a long dielectric cylinder of radius r has a polarization vector p equals to r naught r cap p naught r cap, and the potential on the axis of the cylinder क्या होना चाहिए? So एक long dielectric cylinder हमें given है और इस लॉन्ग डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर का हमें रेडियस गिवन है कैपिटल आर। ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, दिस डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर इज कैरिंग ए पोलराइजेशन P इज इक्वल्स टू आर पी नॉट आर कैप। ठीक है, आर पी नॉट आर कैप। तो इस केस में हमें क्या पूछा गया कि एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल क्या होना चाहिए। सो अगर ये लॉन्ग डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर हो तो इसमें अगर हम जो सरफेस चार्ज इंड्यूस होंगे, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू देखें यहाँ पे, तो इस चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिमेट्रिक होंगे कि नहीं, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक। ये Yes, शेप sir. देखो आर आर कैप का फंक्शन है। हमने जब भी ऐसी फंक्शन देखा है इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, यहाँ से हमने जब जब रो और सिग्मा पे फाइंड आउट किया, अगर चार्ज स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और इस फॉर्म में गिवन रहता है तो हमने देखा स्फेरिकल सिमेट्रिक था। और जब सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर गिवन और सिलेंडर अगर लॉन्ग हो तो इस केस में क्या होंगे, यहाँ पर जो बाउंड चार्ज जनरेट होंगे उस बाउंड चार्ज में क्या होंगे, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक। Yes, sir. बाउंड आर्क में सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक हो। क्वेश्चंस में फ्री चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो हम क्या लिखेंगे, क्यू फ्री 0। सो क्यू फ्री अगर 0 हो तो डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस केस में क्या होना चाहिए, 0 होंगे। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर 0 हो तो डी इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन ई प्लस पी होता है यहाँ पे। सो डी अगर 0 हो तो हमें ई इक्वल्स टू क्या मिलेंगे, माइनस पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे पोलराइजेशन शेप इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, सो एप्सिलॉन नॉट पी नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर कैप। दिस इज फॉर आर लेस देन कैपिटल आर एंड फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर क्या मिलना चाहिए हमें, यहाँ पे पोलराइजेशन क्या है, 0 है, 0 सर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 मिलेंगे। अब हमें क्या पूछा गया है कि द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे कि V इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई डी आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से आर का फंक्शन है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसे इन्फिनिटी नहीं, कहाँ से लेंगे, सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट। सो अब आर नॉट से अगर हम आउटर सरफेस तक देखें, आर नॉट से कैपिटल आर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जाएंगे 0 माइनस कैपिटल आर से लेके 0 तक, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है माइनस आर पी नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर। सो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, और इससे अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है कैपिटल आर, तो फाइनली हमें माइनस से मिलेंगे, तो माइनस आर स्क्वायर पी नॉट डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होंगे क्या आपका पोटेंशियल कहाँ पे, सेंटर पे। सो अगर ये सेंटर पे पोटेंशियल हो तो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बट ऑप्शन सी पे क्या था आप लोगों का, यहाँ पर डबल बार माइनस लगा दिया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही था ना, हाँ सर, सी यही था। ठीक है। क्या
अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो क्या बोला गया है। A parallel plate capacitor is filled with two dielectric as shown in the figure. A is the cross section area and D is the separations between the plates, and the electrostatic energy stored in the capacitor is given by, क्या होना चाहिए? सो यहाँ पे एक मीडियम है, इस साइड पे दूसरा मीडियम है, ठीक है, दो डिफरेंट मीडियम है। यहाँ पर है K1, यहाँ पर है K2, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया है। इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। एंड ये जो एरिया वाइज इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इधर भी क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 है, A/2 है। दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन हमें गिवन है D, ठीक है, D गिवन है। तो हमें क्या पूछा गया है कि इस कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर होंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना हमें सबसे पहले। पैरेलल अगर प्लेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के बाद क्या करोगे आप, U इक्वल्स टू हाफ U²/C, ठीक है। तो C का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, U इक्वल्स टू Q² डिवाइडेड बाय 2C, और C का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये एक पार्ट होगा, ये दूसरे होंगे, दे विल बी पैरेलल पे होंगे, सीरीज पे होगा, पैरेलल पे होंगे, ठीक है, पैरेलल पे होंगे। तो यहाँ से आप कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला गया है। A charge particle is accelerated by applying a potential difference between two plates. If the potential difference is increased by a factor 4, then the de Broglie wavelength of the particle क्या होना चाहिए? So यहाँ पे मान लो दो प्लेट है और इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम मानते हैं V, तो इसका मतलब एक में कुछ आइदर जीरो मान सकते हो कि यहाँ पर पोटेंशियल मान लीजिए 0 और यहाँ पर पोटेंशियल मान लीजिए V, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल यहाँ से इस बराबर एक्सेलरेटेड होंगे, और जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे उस टाइम पे अगर हम इसका de Broglie वेवलेंथ फाइंड आउट करें तो इस de Broglie वेवलेंथ कितना होना चाहिए, लैम्डा D इज इक्वल्स टू क्या होता है, H/P। अब देखो यहाँ से अगर पार्टिकल रेस से स्टार्ट करे, एक्सेलरेटेड कर रहा मतलब 0 से स्टार्ट करे, और यहाँ पर आकर उसका से वेलोसिटी मान लीजिए V हो, सो हम क्या लिखेंगे कि इस केस में टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या है, 0, और इस केस में जब यहाँ पर आएंगे बट दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इस चार्ज जब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, E × V। एंड इस केस में जो एनर्जी गेन होगा पार्टिकल का, यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी 0 और यहाँ पर आके वेलोसिटी अगर V हो जाए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी गेन इक्वल्स टू वर्क डन E × V, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर वर्क डन करेंगे क्योंकि इसमें एक्सेलरेटेड करेगा, तो जैसे एक्सेलरेट करेंगे इसके वजह से इसका वेलोसिटी गेन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क डन करेंगे उसके वजह से सिस्टम के अंदर उतना ही वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी गेन होंगे। सो यहाँ से अगर हम V कैलकुलेट करें, बस सिंपली अगर हम m से मल्टीपल कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या मिलेंगे कि P² डिवाइडेड बाई P क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, तो P² डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल्स टू EV। सो P इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलना चाहिए, 2m EV। सो इस P का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेंगे, H डिवाइडेड बाई 2m E कैपिटल V। सो आप देखो H चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सारे कांस्टेंट है। सो लैम्डा D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो दोनों प्लेट के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करें तो de Broglie वेवलेंथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होंगे, 1/V है, डिक्रीज होना चाहिए। सो यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि अगर हम वोल्टेज को फैक्टर 4 से इंक्रीज करें, मतलब अगर अभी हमारा V है, नेक्स्ट टाइम हम इसे क्या करेंगे 4V0 कर दे, 4V कर दे, तो उस टाइम पे जो de Broglie वेवलेंथ चेंज होगा वो चेंज कितना होना चाहिए। सो λ1 डिवाइडेड बाई λ2 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकता हूँ कि सेकंड केस में पोटेंशियल डिवाइडेड बाय फर्स्ट केस में पोटेंशियल। तो सेकंड केस में जो पोटेंशियल है
वो फर्स्ट केस का पोटेंशियल का 4 टाइम्स है, तो इससे अगर हम कैंसिल आउट कर दे तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे 2। सो इसका मतलब लैम्डा 2 अगर हम देखें, लैम्डा 2 विल बी हाफ ऑफ द लैम्डा 1। ठीक है, सो लैम्डा 2 जो है अगर हम पोटेंशियल को 4 टाइम्स इंक्रीज करें, सो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, डी ब्रोगली वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएंगे बाय फैक्टर हाफ। 50%। सो अगर डिक्रीज हो जाए, हाफ हो जाए, तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे कि चेंज ऑफ लैम्डा अगर हम देखें तो चेंज ऑफ लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ठीक है, हमेशा हम इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, बट देखो यहाँ पे क्या है, फाइनल वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब कितना % डिक्रीज होंगे, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। सो यहाँ से देखो क्या होना चाहिए, ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 करोगे तो ये आएगा आपका लैम्डा 1/2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। सो लैम्डा 1 कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे 1/2। ठीक है, 1/2। सो ये अगर आपका 1/2 हो, सो परसेंटेज में पूछा गया है तो परसेंटेज क्या लिखोगे, डेल्टा लैम्डा इन परसेंटेज अगर हम देखें तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो अगर आप 100 से मल्टीपल करोगे तो हमें क्या मिलेंगे 50%। ठीक है, सो 50% इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1, हाफ हो गया, तो 50% डिक्रीज होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला गया है। A dielectric interface is formed by a two homogeneous and isotropic dielectric medium, dielectric 1 and 2, with a dielectric constant 4/3 and 1 respectively, and it carries no free charge. The unit normal to the interface is n cap का वैल्यू हमें यहाँ पर given है, and pointing into the dielectric medium 1. If the electric field in dielectric medium is E equals to E naught I cap, then the electric field on the dielectric medium 2 में क्या होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर भी मीडियम 1 और मीडियम 2 है, बट इस केस में जो इंटरफेस है, इंटरफेस में जो नॉर्मल है, नॉर्मल का इक्वेशन देखो हमें गिवन है, n क्या विच इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें यहाँ पे 1/2 √3 I cap प्लस 3 K cap, सॉरी ओनली K cap। सो ये आपका क्या है, n कैप का वैल्यू गिवन है। ठीक है, हाफ √3 I cap प्लस K cap, ये आपका n कैप है। अब ये अगर n कैप हो तो इस n कैप अगर हम किस प्लेन पे होगा, XZ प्लेन पे होंगे ना। तो ऐसे अगर हम ड्रॉ करें कि मान लेते हैं ये आपका x है, ये आपका z हो, सो यहाँ पे नॉर्मल जो होंगे, नॉर्मल देखो इस बराबर होंगे ना कुछ, तो फिर ये मान लीजिए आपका कुछ इंटरफेस है ऐसे। ठीक है, ये आपका इंटरफेस है, तो इस इंटरफेस के ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो इस बराबर होंगे, तो ये से एन कैप का वैल्यू हमें गिवन है कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मीडियम 1, ये मान लेते हैं हम इस साइड पे बोल लो मीडियम 1, इस साइड पे मान लीजिए मीडियम 2। सो इस मीडियम 1 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड किस बराबर है, E नॉट I कैप बराबर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसी है, E नॉट I कैप। तो हमें क्या पूछा गया है कि इस साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे C2 का वैल्यू हमें पूछा गया क्या होना चाहिए। और यहाँ पर इंटरफेस में क्या बोला गया कि इंटरफेस में कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, मतलब सिग्मा फ्री क्या होंगे 0। ठीक है, सिग्मा फ्री 0। सो हमें यहाँ पे E2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सेम लॉजिक है, हमें एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हमें n का इक्वेशंस गिवन है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, n1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो n1 का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे, E1 डॉट n कैप। सो E1 का वैल्यू हमें क्या गिवन है, E नॉट I कैप इंटू हाफ ऑफ √3 I कैप प्लस K कैप। सो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, √3
2/2 टू ई नॉट। ठीक है, ये आपको क्या मिलेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट है। अब देखो अगर एक्स वाई प्लेन होता तो नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा किस एक्सिस बराबर होता है, के कैप बराबर होता है ना, अगर डायरेक्शन हम देखें नॉर्मल कंपोनेंट। बट इस केस में देखो नॉर्मल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन किस बराबर होंगे, इस बराबर होगा नॉर्मल कंपोनेंट। तो अगर इस नॉर्मल कंपोनेंट का हम वेक्टर फॉर्म में लिखने चाहे तो क्या लिखेंगे, ये तो इसका मैग्नीट्यूड मिला है हमें ना, मैग्नीट्यूड। सो अगर इस नॉर्मल कंपोनेंट का हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखने चाहे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वहां पर जैसे हमने सिंपली के कैप से मल्टीपल कर देता था, यहाँ पर हमें किससे मल्टीपल करना पड़ेंगे, एन कैप से। ठीक है, सो ये होंगे √3/2 ई नॉट एन कैप। सो एन कैप से अगर मल्टीपल करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, √3/4 ई नॉट √3 आई कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये आपका वन साइड पे नॉर्मल कंपोनेंट है। तो हमें बाउंड्री कंडीशन सेकंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें टेंजेंट कंपोनेंट भी चाहिए E1 का। सो ये अगर E1 का नॉर्मल कंपोनेंट हो टेंजेंट कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, क्या होना चाहिए, E1 टेंजेंट क्या होना चाहिए, टोटल E1 से आप क्या करोगे, E1 नॉर्मल चॉइस से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो E1 हमें क्या गिवन था, E नॉट आई कैप माइनस E1 नॉर्मल। E1 नॉर्मल क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे, 3/4 E नॉट आई कैप माइनस √3/4 E नॉट के कैप। सो इससे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1/, E नॉट/4 आई कैप माइनस √3/4 इंटू ई नॉट के कैप। ठीक है, सो ये आपका E1 का टेंजेंट कंपोनेंट है, ये आपका E1 का नॉर्मल कंपोनेंट है। सिग्मा फ्री यहाँ पर गिवन है, तो बाकी बाउंड्री कंडीशंस यूज करो और सेकेंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ क्या होना चाहिए। सो E2 टेंजेंट का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सिग्मा फ्री अगर 0 हो और ना भी हो, E2 का वैल्यू क्या होगा, हमेशा E1 टेंजेंट होगा। सो E1 टेंजेंट हमें मिला है कितना, E नॉट डिवाइडेड बाई 4 आई कैप माइनस √3/4 E नॉट के कैप। सो E2 का टेंजेंट कंपोनेंट हमें मिल गया। अब क्या है, E2 का नॉर्मल कंपोनेंट हमें चाहिए। सो E2 का नॉर्मल कंपोनेंट के लिए हमें क्या कंडीशंस यूज करेंगे, D2n = D1n, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे हम, ε2 E2n = ε1 E1n। सो हमें E1n तो पता है, E2n फाइंड आउट करना है। सो E2n = क्या लिखोगे, ε1 डिवाइडेड बाय ε2 इंटू E1n। सो ε1 का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या गिवन है, मीडियम 1 पे 4/3 एंड मीडियम 2 पे क्या है, 1 रेस्पेक्टिवली। सो डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस इज फॉर्म्ड बाय two homogeneous dielectric medium 1 and medium 2 with dielectric constant 4/3 and 4/1. Okay, so medium 1 का हमें given है 4/3, so 4/3 divided by, यहाँ पर 1 है सेकेंड मीडियम का ना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर 1 हो तो 1 into E1n। सो E1n मल्टीपल करो, देखो क्या होंगे, E1n हमें क्या मिला था, ये था आपका E1n। सो इस E1n का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे सो हमें मिलेंगे 3/4 E नॉट आई कैप प्लस 2/3 E नॉट आई, हाँ √3/4 E नॉट के कैप। सो इस 4/3 अगर आप इससे मल्टीपल कर दोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे E नॉट आई कैप और इस 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर मिलेंगे 1/√3 E नॉट के कैप।
सो E2 का नॉर्मल टेंजेंट कंपोनेंट आपको पता है, E2 का नॉर्मल कंपोनेंट आपको पता है, तो इन दोनों का अगर आप ऐड कर दोगे फाइनली आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ पे कि इस E2 वेक्टर क्या होंगे, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस सो क्या मिलना चाहिए, कुछ करके देखो, ऐड करके देखो इन दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मिलेंगे। E2 वेक्टर ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट टेंजेंट नॉर्मल कंपोनेंट है, ये आपका टेंजेंट कंपोनेंट है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलना चाहिए 5/4 E0 I कैफ, और के कंपोनेंट हमें क्या मिलेंगे 3 + 1 है ना, सो 3 + 1 नहीं 3 प्लस क्या मिलेंगे हमें अच्छा, यहाँ पर देखो ये माइनस साइन है और यहाँ पर ये प्लस साइन है, तो अगर आप यहाँ से करोगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके देखो के कंपोनेंट 1/4√3 हाँ 1/4√3 E0 के कैफ। ठीक है, सो ये होंगे आपका E2 वेक्टर, और ये किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी में है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोला गया है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस हमें गिवन है r एंड चार्ज q चार्ज इज क्या कह रहा है, q चार्ज इज सराउंडेड बाय अ dielectric of dielectric constant K2 is equals to K1 is equals to 2 up to 2r radius, and by the dielectric constant of K is equals to 4 from 4r to 3r and free space beyond 3r। okay, so यहाँ पर हमें एक कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 पे एक कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है, इसका रेडियस हमें गिवन है कैपिटल R, इस कैपिटल R से लेके 2r तक यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम गिवन है। ठीक है, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम गिवन है, और फिर 2r से लेके 3r तक जो है यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर भी अनदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है K1, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है K2, एंड हमें क्या बोला गया कि अगर इस कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर पे हमने Q चार्ज दिया है, तो ये चार्ज कहाँ पर लाई करना चाहिए, कंडक्टिंग स्फीयर का आउटसाइड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे। सो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें क्या बोला गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे रेडियस अगर हम देखें तो ये रेडियस हमें गिवन है r, यहाँ से ये रेडियस हमें गिवन है 2r, यहाँ से ये रेडियस हमें गिवन है 3r, और इसके बाहर फ्री स्पेस है। ठीक है, ये है। So, हमें ये बोलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एट द इंटरफेस r इक्वल्स टू 2r। सो r इक्वल्स टू 2r का जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के ऊपर हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, जिस स्टेटमेंट को कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कंटिन्यूअस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर कंटिन्यूअस होंगे डिसकंटिन्यूअस होंगे, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हाँ इस साइड यहाँ पे देखो कोई भी फ्री चार्ज नहीं है इस सरफेस के ऊपर, तो इस सरफेस के ऊपर कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, और यहाँ पर जो भी चार्ज है इसके वजह से जो इस इंटरफेस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जनरेट होगा हमेशा क्या होगा, सरफेस के साथ नॉर्मल होगा। तो सरफेस के साथ अगर नॉर्मल हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट इंटरफेस के ऊपर अगर फ्री चार्ज 0 हो तो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो जिसकी वजह से हमें डी वेक्टर क्या मिलेंगे यहाँ पे, कंटिन्यूअस। ठीक है, डी इज कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ पे सिग्मा फ्री 0 है इंटरफेस के ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ नॉर्मल है,
तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम होंगे क्या? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे यहाँ पे? डिसकंटिन्यूअस होंगे। सो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो तो यहाँ पर P और यहाँ पर P क्या होना चाहिए? डिसकंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि अगर इस साइड पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से E1 है, इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका से E2 हो, सो P1 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ε1 और साई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1 + साई = k, सो k1 - 1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 1 एंड P2 वेक्टर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ε2 k2 - 1 इंटू A2। तो अब क्या यहाँ पे E1 E2 अलग है, K1 K2 भी अगर अलग हो तो P1 P2 क्या होना चाहिए? दोनों साइड पे इस साइड पे डिफरेंट होगा, तो P साइड अगर डिफरेंट हो तो P वेक्टर भी क्या होना चाहिए? डिसकंटिन्यूअस। नॉट इक्वल्स टू P2, सो P1 P2 क्या होंगे? डिसकंटिन्यूअस। सर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ K1 K2 के लिए हो सकता है ना? क्या होंगे? सर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ K1 K2 के लिए हो सकता है? पर्टिकुलर K1 K2 नहीं होंगे, यहाँ पर भी K1 डिवाइड रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप देखोगे तो। अब अगर K1 K2 दोनों अगर सेम हो जाए तभी पॉसिबल है, और K1 K2 दोनों का सेम होंगे क्या? डिफरेंट मीडियम तो होगा नहीं है, तो इन जनरल डिसकंटिन्यूअस होंगे। सो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे? ABC। A, B and C। A is continuous, E is discontinuous and P is discontinuous। और ऑप्शन डी में क्या बोला गया है? ऑल वेक्टर आर कंटिन्यूअस। सो A करेक्ट है, B करेक्ट है, C करेक्ट है, बट D जो है यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। सो आपको करेक्ट आंसर इसमें क्या सिर्फ लिखना है? A और B। A and B and C तीनों ही कर लो, ठीक है। सर आंसर में ओनली A and B is good। छोड़ दिए होंगे, A B C तीनों ही कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला गया है। An infinitely long thin conducting wire is parallel to the z-axis and carries a uniform linear charge density lambda, and it passes a thin conducting spherical shell of radius r in such a way that the arc PQ subtends an angle 120° at the center O of the spherical shell, as shown in the figure. The permittivity of free space is ε0. Then which of the following statement is or are correct? So क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि ये मान लीजिए आपका एक स्फेरिकल सेल है और ये मान लीजिए स्फेरिकल सेल का रेडियस है, सॉरी सेंटर है, और ये मान लीजिए जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। अब क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कैरिंग वायर पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज कैरी कर रहा है, ऐसे एक वायर इस स्फीयर के थ्रू पास हुए, ठीक है, स्फीयर के थ्रू पास हुए। सो हमें क्या पूछा गया यहाँ पे कि जो स्फीयर का जो दो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे इस वायर जो कट के पॉइंट का नाम दिया गया P एंड Q, एंड सेंटर क्या पर है? वो पे है, ठीक है, सेंटर वो पे है। सो अगर हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करें यहाँ पे सेंटर के साथ, ये जो एंगल बनाएंगे इस एंगल का वैल्यू हमें गिवन है 120°। सो हमें क्या पूछा गया यहाँ पे कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल क्या होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल फ्लक्स क्या होगा। सो यहाँ पे जो सरफेस गिवन है, सरफेस क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस है? स्फेरिकल सेल क्लोज सरफेस है। तो स्फेरिकल सेल अगर क्लोज सरफेस और इस सरफेस के थ्रू अगर हमें फ्लक्स पूछा जाए तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल इनक्लोज चार्ज, टोटल इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय ε0, ये होगा आपका फ्लक्स। सो टोटल इनक्लोज चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे?
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो लेंथ इंटू यहाँ पर जो Lambda. चार्ज है पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा। तो आपको यहाँ से लेके ये लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या है, इसका रेडियस गिवन है r। सो ये अगर रेडियस गिवन है, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल कितना होंगे 90 डिग्री। एंड इससे अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो इस एंगल भी 60 डिग्री होगा, इस एंगल भी 60 डिग्री होंगे। सो ये 60 डिग्री है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो इस वाला साइड कितना होना सही है? R 60 degree. Root 3 by 2R. r R sin 60 60. r sin 60 होगा ना? Yes, sir. Yes. 2 R R by- sin. हाँ, तो r sin 60 अगर लिखोगे तो क्या होंगे यहाँ पे? r रूट 3 2R. बाई 2, रूट 3 बाई 2 है। 2, ठीक है, रूट 3 बाई 2। ये होगा क्या आपका, ये लेंथ। Sir, half L. r होगा हाफ। ये अगर x हो तो x डिवाइडेड बाई r होंगे आपका क्या, साइन 60 डिग्री, है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया तो साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू रूट 3, सो रूट 3 बाई 2 होगा आपका यहाँ से ये लेंथ। सो ये लेंथ अगर x हो तो ये लेंथ भी क्या होना चाहिए, सेम रूट 3 बाई 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होना चाहिए, 2 है, रूट 3 r, है ना। रूट 3 है। हाँ, सो रूट 3 r पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है। सो लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये होंगे क्या आपका स्फीयर के थ्रू टोटल फ्लक्स। तो ये ऑप्शन ए पे गिवन है, तो ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, करेक्ट। अब ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, ऑप्शन बी में बोला गया है कि द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए, जेड कंपोनेंट जो है जेड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या ये करेक्ट है? यस सर। यस सर। हाँ, करेक्ट क्यों है, क्योंकि ये जो वायर है, लाइन पर वायर किस बराबर है, जेड एक्सिस बराबर है। तो वायर अगर जेड एक्सिस बराबर हो तो इस केस में किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इनफाइनाइट वायर हो तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वायर के साथ किस बराबर होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो वायर के साथ अगर परपेंडिकुलर हो, बट यहाँ पर जेड एक्सिस देखो किस साइड पे, पैरेलल है ना, वायर के साथ पैरेलल है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमेशा इस बराबर हो तो पैरेलल कंपोनेंट हमेशा 0 होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, है ना। जिस वायर के साथ जो पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट हमेशा 0 होंगे। तो इसका मतलब जेड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होंगे। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल। अच्छा, ये अगर करेक्ट हो तो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, रॉन्ग, है ना। तो ऑप्शन सी हमें कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन सी होंगे रॉन्ग। एंड ऑप्शन डी में क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सेल एट ऑल पॉइंट। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होंगे सरफेस के साथ, No, sir. डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो तो देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल होंगे, इस पॉइंट पे नॉर्मल होंगे, लेकिन अदर्स पॉइंट पे यहाँ पर भी ऐसे ही होंगे। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगे ना, Yes, sir. ठीक है, नॉर्मल है हर पॉइंट पे, नॉर्मल तो नहीं है। नॉर्मल होने का मतलब यहाँ पर इस ऐसे होना चाहिए था, बट ऐसे होगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हमेशा उस लाइन के साथ Perpendicular to परपेंडिकुलर Z होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन पे होंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन डी भी क्या होना चाहिए, रॉन्ग। Wrong. सो दो ही ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। B. इसमें गलती दिया है, ऑप्शन गलती दिया है सर। सी और ऑप्शन डी गलती दोनों का दिया है? सही किया है। हाँ, चारों सी और correct सही है. दिए हैं सर। अरे सही दिया है, Yes, sir. यस सर। अरे गलत है, वोटर सही किया है। सिर्फ ए और बी कर लो, ठीक है। पागल हो गया ना। अगर ये करेक्ट है तो सी कैसे करेक्ट होंगे। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब क्या बोला गया, 13 देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है 3 पॉइंट चार्ज Q माइनस कैपिटल Q स्मॉल q are placed at the vertices of a right angle isoscale triangle as shown in the figure.
If the net electrostatic energy of this configuration is 0, then the value of capital Q by small q क्या होना चाहिए? सर NAT में कितना डेसिमल प्लेस तक ये आंसर डालना चाहिए सर? ये भी क्वेश्चंस पे नहीं लिखा है? नहीं लिखा। नो सर। चलो, ये इन जनरल क्वेश्चंस पे लिखा रहता है हमेशा, ठीक है? यहाँ पर लिखा नहीं, गलती से होगा होंगे। हमेशा आपको हर क्वेश्चंस में डिजिट लिखा रहता है कि किस डेसिमल तक आपको लिखना है। ओके। सो यहाँ पर देखो कैपिटल क्यू गिवन है, यहाँ पर है स्मॉल क्यू और यहाँ पर है स्मॉल क्यू, ये चार्ज हमें गिवन है। और क्या बोला गया कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बारे में क्या बोला गया? आइसोस्केल। आइसोस्केल मतलब आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होना चाहिए? दो साइड इक्वल होना चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री होंगे। सो ये एंगल 90 डिग्री हो तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा ये। सो ये दोनों साइड अगर ये हो तो इस साइड का वैल्यू कितना होना चाहिए? √2a। सो ये आपका 3 साइड है। अब क्या है, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर अगर कैपिटल क्यू चार्ज हो तो हमें क्या पूछा गया कि सिस्टम का अगर टोटल एनर्जी 0 हो, सो हमें कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होंगे हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से अगर हम सिस्टम का एनर्जी फाइंड आउट करने चाहे, यू क्या लिखेंगे हम? पहले मान लेंगे इस कैपिटल क्यू चार्ज को मान लो यहाँ पर लेके आ गया। सो कैपिटल क्यू चार्ज जब हम यहाँ पर लेके आएंगे कुछ भी वर्क डन करना पड़ेगा क्या हमें? नहीं, है ना, 0। उसके बाद वंस हमने अगर कैपिटल क्यू यहाँ पर रख दें तो इस कैपिटल क्यू के प्रेजेंस पे जब हम इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज लेके आएंगे तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, और यहाँ पर हमने जितने चार्ज रख रहा हूँ, कितना चार्ज रख रहा हूँ? प्लस क्यू। सो प्लस क्यू, सो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये होगा इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, और यहाँ पर हमने क्यू चार्ज रखा है तो क्यू। सो वंस हमने सिस्टम में ये दोनों चार्ज रखते हैं यहाँ पे, ये दोनों चार्ज, अब इन दोनों चार्ज के प्रेजेंस पे जब हम ये चार्ज लेके आएंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि इन दोनों चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल इनटू इस पॉइंट पे हम जितना चार्ज रख रहा हूँ। सो इन दोनों चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होंगे? क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से डिस्टेंस से ये तो ये, प्लस यहाँ पर है क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस कितना है? √2 है। दिस, और यहाँ पर हमने कितना चार्ज रख रहा हूँ? प्लस क्यू चार्ज रख रहा हूँ तो क्यू मल्टीपल कर दो इसके साथ, ठीक है? तो ये होंगे कि आपका सिस्टम का टोटल एनर्जी। सो ये अगर सिस्टम का टोटल एनर्जी हो तो क्वेश्चंस में क्या बोला गया? इस टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो टोटल एनर्जी अगर आप 0 कर दोगे तो देखो आपको यहाँ से क्या रिलेशन मिलेंगे? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन ये सबके कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए। सो दिस डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पर होंगे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय √2। दिस इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0, ठीक है? ये होगा आपका 0। सो यहाँ से अगर हम इन दोनों टर्म को एक साइड पे रख दो, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, इन दोनों टर्म को एक साथ रखे तो हमें क्या मिलेंगे? √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू का रेशियो पूछा गया है। सो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यू क्यू एक कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वैल्यू हमें मिलेंगे माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। अब इसका जो भी वैल्यू आएंगे वो कैलकुलेट करके बताओ, एटलीस्ट फर्स्ट डिजिट तक ही बता दो क्या होना चाहिए। माइनस 0.58 0.58 माइनस 0.58। लेकिन सर इसको सही नहीं किया है। सही नहीं क्या? नहीं क्यों? सर, मेरा आंसर इतना था लेकिन गलती है। बस थोड़ी देर बाद आ रहा है, ठीक है? मैं ऑफिस में बोल दूंगा इसको, आप वो रीचेक करने के लिए आएंगे, कर देंगे सारे, ठीक है? अब सबमिट कर दो, रीचेक कर देंगे इसे। इसका आंसर यही होंगे, ठीक है? 0.5। ये कैलकुलेशन ठीक किया हो ना? √2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1, यस सर वो सब सही है। तो ये होगा। आंसर -0.586 आ रहा था सर, तो 0.59 भी लिख सकते हैं। माइनस लिखे नहीं हाँ रेंज तो दिया है। हाँ, रेंज कुछ नहीं गिवन था ना, तो उसी की वजह से आपको लग रहा है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। रेंज दे देंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है?
अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोला गया है। स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड uniformly distributed charge q has a potential energy u naught. If the charge in the sphere is double without changing the value of charge density, then the potential energy will becomes कितना होंगे हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर दो केसेस हमें गिवन है कि केस वन एक स्फीयर हमें गिवन है जिस स्फीयर के ऊपर क्यू चार्ज हमने यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर यूनिफॉर्मली अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उस केस में टोटल जो एनर्जी होंगे, स्फीयर का रेडियस हमें गिवन है कैपिटल आर एंड टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए यू नॉट, ये हमें गिवन है। सो यू नॉट का वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/8 pi epsilon naught 3q square upon 25 सॉलिड स्फीयर है ना, epsilon स्फीयर हमें गिवन है मतलब सरफेस को वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सो क्या लिखेंगे 20 3q square by 20 by epsilon upon 3q square divided by 20 pi epsilon naught, यहाँ पर आर होंगे, आर स्क्वायर होंगे आर, ठीक है, ये होगा क्या आपका एनर्जी इस केस में। अब नेक्स्ट केस में देखो क्या बोला गया, नेक्स्ट केस में बोला गया कि इफ द चार्ज इन द स्फीयर इज डबल विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी, हम सेकेंड स्फीयर में चार्ज का वैल्यू डबल करेंगे बट वॉल्यूम चार्ज को क्या करेंगे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज को अगर हम चेंज ना करके चार्ज 2 टाइम्स करने चाहे तो हमें क्या करना पड़ेंगे, रेडियस कम करना पड़ेगा, रेडियस हमें चेंज करना पड़ेंगे कुछ, है ना। सो चार्ज को हमने डबल कर दिया और वॉल्यूम चार्ज जो है वॉल्यूम चार्ज फिक्स है। इसका मतलब क्या है, चार्ज भी इंक्रीज करे तो हमें वॉल्यूम भी इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, वॉल्यूम भी इंक्रीज करना पड़ेंगे तभी जाके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम होगा। सो हम मान लेते हैं इस केस में जो रेडियस होंगे इस रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, और इस केस में टोटल चार्ज कितना होंगे 2q। सो देखो क्यू चार्ज को अगर हम वॉल्यूम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते तो जो हमें इनिशियल वॉल्यूम चार्ज मिलता है, इनिशियल वॉल्यूम चार्ज कितना मिलता है हमें क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होंगे 4/3 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सो 3 यहाँ पर मल्टीपल कर दो, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था। और ये बाद में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होंगे रो फाइनल का वैल्यू क्या होंगे 2q डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से मल्टीपल होंगे, सो 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये दोनों चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। सो इन दोनों को अगर आप इक्वल करोगे कि रो फ्री इज इक्वल्स टू रो इनिशियल, तब हमें देखो क्या मिलना चाहिए यहाँ से 3q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 6q डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल आर क्यूब। सो यहाँ पे q 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब फाइनली हमें r का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे r का वैल्यू क्या मिलेंगे हमें 2 to the power 1/3 इंटू कैपिटल आर, ठीक है, 2 to the power 1/3 इंटू कैपिटल आर। सो इस 2 का पावर 1/3 करोगे ग्रेटर देन 1 आएंगे लेस देन 1 आएंगे, लेस देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए क्योंकि हमें रेडियस इंक्रीज करना है, ठीक है। सो अगर ग्रेटर देन 1 हो, सो इस केस में हमें पूछा गया कि फाइनली इसके अंदर एनर्जी क्या होंगे, तो एनर्जी क्या होना चाहिए फाइनल एनर्जी, तो हमें रेडियस पता है, हमें स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज भी वैल्यू पता है। सो यू फाइनल इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 4q स्क्वायर, है ना, 3q स्क्वायर मतलब यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना है 2q, सो 2q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। अब यहाँ पे बाकी सारे टर्म जो है 4 हम अगर अलग से लिख लें यहाँ पे तो हमें क्या मिलेंगे 3q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस r का वैल्यू अगर हम ये पुट करें सो ये होंगे 2 to the power 1/3 इंटू r। ये जो ये क्या है हमें जो इनिशियल वैल्यू था उसका वैल्यू है, इनिशियल एनर्जी का वैल्यू है u नॉट, है ना। सो ये अगर आप u नॉट पुट कर दोगे तो फाइनली आपको क्या मिलना चाहिए यहाँ पे कि 4
u naught divided by 2 to the power 1/3. सो ये होगा आपका एक्चुअली करेक्ट आंसर। सो बताओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। 4 3.17 डिवाइडेड बाय 2 to the power 1/3 पुट करोगे तो क्या आना चाहिए? 3.17 3.17 into u naught। सो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे? 3.17। सर इसे कैपेसिटर से भी कर सकते हैं। किससे? कैपेसिटर मॉडिफिकेशंस की एनर्जी। थोड़ा तेज बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? कैपेसिटर बोलो। कैपेसिटर कैपेसिटर से कैसे करोगे? कैपेसिटर में जब स्फेरिकल सेल रहता है तब हमने बोला था कर सकता हूँ उससे, ना। अब क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन आई होप सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए था। यस सर। यहाँ पर क्या बोला गया कि हाफ स्पेस region where y less than 0 and y greater than 0 are filled with a dielectric constant epsilon 1 is equals to 2 and epsilon 2 equals to 6 respectively. There is a uniform electric field in each part. In the region y less than 0, the electric field makes an angle theta is equals to 30 degree to the normal of the interface. Then theta 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? So ये आपका इंटरफेस है। बिलो साइड जो है लेस देन y0 है, अब साइड ग्रेटर देन y0, तो इस साइड y ग्रेटर देन 0, इस साइड पे y लेस देन 0 है। इसका मतलब ये आपका y एक्सिस है इस बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंटरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है ये आपका नॉर्मल है इंटरफेस के ऊपर n कैफ। सो अब आपको क्या बोला गया है कि ये जो मीडियम 1 मतलब u लेस देन y लेस देन 0, इस साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के साथ θ1 एंगल बना है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड θ2 एंगल बना है यहाँ पे नॉर्मल के साथ, ठीक है, θ1 और θ2। सो हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि y लेस देन 0, इस साइड पे जो है एप्सिलॉन का वैल्यू गिवन है 2 एंड y ग्रेटर देन 0, इस साइड पे एप्सिलॉन 2 का वैल्यू हमें गिवन है 6। सो हमें क्या पूछा गया है कि अगर θ1 का वैल्यू 30 डिग्री हो तो θ2 का वैल्यू क्या होना चाहिए कि हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे नॉर्मल के साथ एंगल गिवन है तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे? एप्सिलॉन 1 tan theta 2 equal to एप्सिलॉन 1 tan θ2 is equals to एप्सिलॉन 2 tan θ1, ठीक है। यही था ना नोटबुक में, तो नॉर्मल के साथ एंगल था हमारा। सो यहाँ पर हमें θ1 का वैल्यू θ2 का वैल्यू पूछा गया, θ1 गिवन है और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का वैल्यू गिवन है। तो क्या लिखोगे कि tan θ2 is equals to एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 into tan θ1 एंड एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 का वैल्यू क्या आना चाहिए? 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड tan θ1 का वैल्यू क्या होगा? tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 बाय 1 by root 3. 1 by √3। सो 3 into 1 by √3। सो करेक्ट आंसर हमें क्या मिलेंगे? √3। सो tan थीटा का वैल्यू अगर √3 हो तो θ2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 60 डिग्री, ठीक है। θ2 में 60 डिग्री होंगे। सो इस क्वेश्चंस पे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 13 पे है, अगर कुछ डिजिट गिवन ना रहे तो यहाँ पर क्या लिखोगे? क्वेश्चंस पे एक लाइन ऐड कर लो, मैं वहां पर नीचे बता दूंगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा किस डेसिमल तक लिखना है, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल के अप टू 3 डेसिमल। सेम है क्वेश्चन नंबर 14 में भी गिवन रहेगा एंड क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ये देखो इंटीजर आ रहा है। सो यहाँ पर क्या गिवन रहेगा? इंटीजर, ठीक है। आंसर शुड बी एन इंटीजर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 60। तो चाहे आंसर की कुछ भी गिवन रहे, बताओ आप लोगों को कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए जो भी हमने टेस्ट में डिस्कशन किया? सर 4 क्वेश्चन गलत है, 3 क्वेश्चन गलत। 3 क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी का 3 गलत। अच्छा, ये सब छोड़ो। ये बताओ क्वेश्चंस ऐसी था जो आपको क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ, जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है? नो सर। इसका क्या नहीं था ना।
सो इसी टाइप के क्वेश्चंस गिवन रहेंगे। एक आध क्वेश्चंस हमने जानबूझ के थोड़े से डिफिकल्ट बना दिया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आप लोगों के लिए थोड़े से डिफिकल्ट है। ठीक है, ये टीएफआर का ही क्वेश्चन है, मतलब टीएफआर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी की वजह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड बाकी जो क्वेश्चन है लगभग ठीक ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़े से आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बाकी आई होप सारे क्वेश्चन ठीक है। टेस्ट में कितना मिलना चाहिए था? इस टेस्ट में तो कम से कम 12-13 क्वेश्चन ठीक होना चाहिए था आप लोगों का ना। टाइम कितना था आप लोगों का, कितने टाइम दे गया था? सर 1 घंटा। 1 hour. 1 घंटा। 1 घंटा ना, हाँ 15 क्वेश्चन 1 घंटा ठीक ही है। 3 मिनट करके लगता है एक क्वेश्चन है ना, तो 45 मिनट्स देना चाहिए था, तो 60 मिनट दिया तो है ना फेस। सर हाँ सर वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है प्रेशर वाले में सर। अगर सर मान लीजिए एक प्लेट में सिग्मा है और दूसरे प्लेट में 2 सिग्मा चार्ज जाते हैं, तो हाँ, फिर कैसे मतलब उस पर प्रेशर लगाएगा सर? लेकिन एक प्लेट में सिग्मा तो दूसरे प्लेट में 2 सिग्मा कैसे आएंगे? नहीं सर, मान लीजिए दूसरा प्लेट रख दिया है 2 सिग्मा मतलब अलग से लाकर, तो देखो पॉसिबल ही नहीं है, आप लोगों को बताया गया था ना कि अगर हम कंडक्टर में चार्ज रखे, इसीलिए मैंने आपको एक सिंगल कंडक्टर से स्टार्ट किया था, आपको याद होंगे। जैसे यहाँ से एक सिंगल कंडक्टर है, फिर उसके बाद 2 कंडक्टर रखा था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया था ना। तो अगर आप एक में सिग्मा रखोगे दूसरे में 2 सिग्मा रखोगे, तब देखो जो मॉडलिंग करके हमने बताया था कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे, क्या यहाँ पर 0 होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं होंगे ना। तो हमेशा एक कंडक्टर ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि फाइनली यहाँ पर और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो, अगर ये कैपेसिटर बना रहा है तो ये सरफेस अगर ग्राउंडेड हो, सो यहाँ पर और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है सर, तो फिर ये जो प्रेशर लगाएगा सर, वो तो मतलब एक प्लेट का जो सिग्मा ले लेंगे और दूसरे प्लेट का जो इस पे लगा रहे हैं उसका एरिया। नहीं, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखो, अगर हम एक प्लेट से चार्ज हटा देना यहाँ से अगर हम चार्ज हटा देते हैं, मान लो एक कंडक्टर यहाँ पर था, जिसके वजह से यहाँ पर अगर हम कुछ चार्ज देंगे, जैसे यहाँ पर ये जो टोटल चार्ज होता है कैपेसिटर में से इसी सरफेस में चार्ज होता है क्यू, और तभी जाके इस प्लेट में यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होता है। अब अगर हम इस चार्ज को हटा दे तो ये चार्ज सिर्फ यहाँ पर रहेंगे क्या, ये चार्ज कुछ यहाँ पर भी आ जाएंगे तब, यस है ना। कुछ चार्ज यहाँ पर होंगे, कुछ चार्ज यहाँ पर होंगे, तो उस केस में सिग्मा क्या हो जाएंगे, सिग्मा हाफ हो जाएगा तब, समझ रहे हो ना। तो सिग्मा अगर हाफ हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हाफ आ रहा है वो हाफ रिमूव हो जाएंगे, है ना। तो उसी के वजह से अब मैं बता रहा हूँ कि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लेना होता है, तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इस तरीके से सोच सकते हो, अदरवाइज सिंपली आप हाफ से मल्टीपल कर दीजिए वहां पे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चंस पे एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस हैं, तो क्लास एवरेज 10 मतलब 10 क्वेश्चन से ज्यादा होना चाहिए। पता नहीं क्या इनमें आंसर कुछ गलत दे रखा है कि नहीं, तो एटलीस्ट आप लोग कोशिश करो, मतलब आपस में देख लो कि एटलीस्ट क्लास एवरेज 10 होना चाहिए, मतलब 10 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। 10 क्वेश्चन करेक्ट मतलब कितने मार्क्स का था, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का था ना, तो 13 क्वेश्चन है, सॉरी 15 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है, तो 20 ऑन एवरेज होना चाहिए। कितना मार्क्स मिला आप लोगों का? वो भी तो गलत करके रखा है ना बहुत सारे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, ये टेस्ट हमने इसलिए लेता है कि आपका सेल्फ असेसमेंट हो, मतलब आपको खुद को पता चले कि आपको कितना मेहनत करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमने जिस टाइप का क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चंस असाइनमेंट पे सॉल्व करा वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हम इतना बता सकते हैं आपका ना, 60 क्वेश्चन में से हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन के आसपास कॉमन मिल जाए, बट रिमेनिंग 50 क्वेश्चन तो अलग ही आएगा ना। अलग इन द सेंस क्या आएंगे उसमें, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लैंग्वेज थोड़े से घुमा फिरा के देंगे आपको वहाँ पे, तो वही आपको पढ़ के समझना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही प्रोसीडियर है कि पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, उस क्वेश्चंस में जो डाटा गिवन है उस डाटा बेसिस पे जितने क्वेश्चन, एक छोटा मोटा अगर फिगर कुछ ड्रॉ कर सकते हो तो फिगर ड्रॉ करो, और उसके बाद उससे सोचो कि हम कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इतना अगर कर सकते हो तो सारे क्वेश्चंस मतलब सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आपको जो आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे, सारे कॉन्सेप्ट पता रहेंगे, बस आपको उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे आपको उससे प्रोसीड करना है, वो आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगे सारे चीजें। ठीक है, कल सुबह भी क्लास है ना? यस सर।
चलो मैग्नेटोस्टैटिक sir. अच्छे से पढ़ के आना, कल कुछ क्वेश्चन भी देंगे एम्पियर्स लॉ से। थैंक यू सर। ठीक।